नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ एक वीडियो जिसके अंतर्गत हम देखेंगे 26 सितंबर 2021 को जो रीट की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें लेवल 2 के अंतर्गत हिंदी के जो प्रश्न पत्र आए थे उसका हल। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्न पत्रों का हल। तो देखिए, पहला है भाषा प्रथम हिंदी के अंतर्गत गद्यांश के आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक हमें उत्तर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देना है। तो अब गद्यांश देखेंगे। सबसे पहले हम, क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर और यह मनोविकारों को भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो हम उसे कुछ देकर अपने दया के वेग को शांत कर लेते। तो प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची पूछा है। प्रश्न संख्या 31, इहा, बी अपगा, सी शीला, डी अबला। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबला। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है। ए अत, बी अति, सी अति, डी अत्य। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अति। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। ए अपनी, बी अवसर, सी दया, डी यह। तो यहाँ पर दया भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ए वेग, बी फुर्तीला, सी अनाथ, डी उमड़। तो देखिए, फुर्तीला में ईला प्रत्यय है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। ए मन से विकार, बी मन और विकार, सी मन का विकार, डी मन के द्वारा विकार। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, मन का विकार। प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो देखते हैं गद्यांश। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 36 है। हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? ए सामान्य भूतकाल, बी संभाव्य भविष्यत काल, सी संभाव्य भूतकाल, डी अज्ञात वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। देखिए प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मनोवृत्ति, बी जीविका, सी बैठी, डी स्वप्न। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी स्वप्न पुल्लिंग शब्द है। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है ए विनम्र, बी विवाहित, सी रूपांतरित, डी विनीत। तो देखिए यहाँ पे स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता, अर्थात रूपांतरित नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। ए मनोव्रतों, बी मनोवृत्तियाँ, सी मनोवृत्तियों, डी मनोव्रताओं। तो यहाँ ऑप्शन बी मनोवृत्तियाँ मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन रूप बनेगा। दूषित शब्द का अर्थ है ए दोषयुक्त, बी दोष रहित, सी दोष मुक्त, डी दोष से विरक्त। तो जो दोष से युक्त हो, दोष युक्त हो, वो होता है दूषित। प्रश्न संख्या 41, वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य अर्थात कर्ता, विधेय अर्थात क्रिया। प्रश्न संख्या 42, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय को लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, बी आधा तीतर आधा बटेर, ऊंचे दुकान फीके पकवान, नो कनौजिए 13 चूल्हे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अनार 100 बीमार। प्रश्न संख्या 43, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। ए कठिनतापूर्वक कार्य करना, बी गैर जिम्मेदार होना, सी कुछ भी असर न होना, डी गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, घास काटना गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। प्रश्न संख्या 44, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है।
रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य। तो यह है मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। शगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। ए संभावनार्थक, बी विधानवाचक, सी इच्छावाचक, डी संकेतार्थक। तो देखिए सीधा सा विधान बताया गया है कि वह मेरी सहेली है, तथ्य बताए गए हैं, तो यहाँ पर होगा विधानवाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 46। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? ए अव्यय, बी क्रिया भाववाचक संज्ञा, सी क्रिया विशेषण, डी गुणवाचक संज्ञा। तो देखिए वाक्य में पूछा है तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। अगर साहसी होता तो गुणवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है साहस किस व्याकरणिक कोटि का है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 47। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। ए कारक चिन्ह, बी क्रिया, सी अव्यय, डी समुच्चय बोधक। तो देखिए ये भी एक निपात है और निपात अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ए सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, सत्य कथन है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, ये भी सत्य कथन है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, सत्य। डी वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य बनते हैं। तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ त्रुटिपूर्ण कथन हमारा हो गया ऑप्शन डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, जबकि यहाँ होना ऐसा चाहिए था कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते, तो ये हमारा कथन सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण बताया गया है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए में देखा है किंतु ऊपर पक्षी, बी ऊपर पंख किंतु, सी पंख ऊपर किंतु, डी ऊपर किंतु पंख। तो देखिए इसमें प्रयोग करके देख लेते हैं। यवन सैनिक घोड़े पर, तो घोड़े के ऊपर बैठकर आया पर किंतु किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पंख फैलाकर फड़फड़ाकर उड़ गई। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ए विदेशी विदेशी विदेशी, सी बी विदेशी देशज देशज, सी देशज देशज देशज, डी विदेशी विदेशी देशज। तो ये उत्पत्ति के आधार पर पूछा है शब्दों को, तो ये तीनों ही विदेशी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाने के पक्ष में है? तो देखिए लिखना सिखाने के पक्ष में कौन से हैं? ए हेलन पार्कहर्स्ट, बी कैलपेट्रिक, सी स्टीवेंसन, डी मारिया मोंटेसरी। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। सामान्य तो सूत्र होता है LSRW, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने जो सूत्र दिया वो WR है। राइटिंग पहले है, रीडिंग बाद में, अर्थात लिखना पहले है और बोलना या पढ़ना बाद में। तो यहाँ पर हमारा पूछा है आंसर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। मौन पठन का लाभ है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, सी पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, डी एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो मौन पठन का जो सर्वाधिक लाभ है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53। बुलेटिन बोर्ड है। ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी आयामी सामग्री और डी कोमल सामग्री। तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है।
आगे देखेंगे 54 प्रश्न संख्या सीसीई में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। ए विषयों की व्यापकता, बी उपकरणों की व्यापकता, सी दायरे की व्यापकता, डी प्रश्नों की व्यापकता। तो यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बोर्ड के द्वारा जो इसमें आंसर की में माना गया था ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रश्नों की व्यापकता जैसा कोई भी सीसीई में उल्लेख नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 55 वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। ए प्राथमिक स्तर, बी उच्च प्राथमिक स्तर, सी माध्यमिक स्तर, डी उच्च माध्यमिक स्तर। तो वर्तनी की जो विधिवत शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर ही मिल जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सी विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, डी व्याकरण सम्मत कार्य कराना। तो यहाँ पर विविध भाषाओं का ज्ञान कराना रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 57 अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वगति का सिद्धांत, जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो देखिए इसके अतिरिक्त जो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत है, तो एक तो है लघु पदों का नियम, सक्रिय प्रतिभागिता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत और स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। ये 5 नियम है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत। तो अब इस बार स्वगति का पूछा है, अगली बार किसी अन्य नियम के विषय में भी पूछ सकते हैं। तो यह 5 नियम आपको याद होने चाहिए। एक बार फिर से स्मरण करिए, लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय प्रतिभागिता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत और स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 55 प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है। ए आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी संवेद वाचन, डी गहन वाचन। तो ऑप्शन डी गहन वाचन हो जाएगा, ये मौन वाचन का भेद है। प्रश्न संख्या 59 एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, सी आत्मनिष्ठता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, प्रश्न संख्या 60 है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और डी व्याख्यात्मक प्रश्न। तो ऑप्शन सी मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। तो ये था मित्रों हमारा वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने देखा था प्रश्न हिंदी के जो प्रश्न थे रीट 2021 के अंतर्गत जो पूछे गए थे भाषा प्रथम के अंतर्गत। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी तरफ से कोई सजेशन है या कोई तथ्य हैं जो मैं मिस कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।